हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। हम लोग कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की आज की क्लास में एक तो त्वरण समय वक्र के बारे में बात करेंगे और वेग समय वक्र पर कुछ प्रश्न हल करेंगे। त्वरण समय वक्र वैसे पाठ्यक्रम में सीधे इस नाम से दिया नहीं है, बहुत कम ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ज़्यादातर हमें दूरी या विस्थापन या वेग का समय के साथ परिवर्तन देखना होता है। फिर भी कुछ स्थितियां देख लेते हैं, तरीका वही रहेगा। गति के वर्णन के लिए समय को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल निराश्रित चर मानते हैं, तो उसको हम x अक्ष के अनुदिश व्यक्त करेंगे और उसके अपनी मर्जी से जो हम मान चुनेंगे उन मानों में फिर हम देखेंगे कि अच्छा इस मान के लिए और y अक्ष पर जो मान प्राप्त हो रहा है, जो भी राशि हम व्यक्त कर रहे हैं, दूरी है, विस्थापन है, वेग है, चाल है या त्वरण है, y अक्ष के अनुदिश, तो किसी निश्चित समय पर उसका मान क्या था, फिर कुछ निश्चित दूसरे और समय पर क्या मान था, फिर तीसरे समय पर क्या मान था। तो समय के मान को हम लोग निश्चित मानते हुए इंडिपेंडेंट है अपने हिसाब से चुनते हैं और y अक्ष पे वो राशि लेते हैं जो समय पर निर्भर कर रही होती कि अच्छा अमुक समय पर बताइए उसका मान कितना था। तो ग्राफ जो खींचते हैं वो y अक्ष वाली राशि और x अक्ष के परितः, वह x अक्ष इन दोनों को मिला के खींचा गया ग्राफ होता है। गति के वर्णन में समय हमेशा x अक्ष के अनुदिश लेंगे, एक लाइन में ध्यान रखें। तो जब हम त्वरण समय वक्र की बात कर रहे होते हैं यानी एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ या एक्सीलरेशन टाइम कर्व की, टी कर्व, ए से एक्सीलरेशन, टी से टाइम, तो किसी गतिमान वस्तु के समय यानी स्मॉल टी को यदि x अक्ष के अनुदिश और त्वरण स्मॉल ए को y अक्ष के अनुदिश व्यक्त किया जाए तो और ग्राफ खींचा जाए तो इस प्रकार प्राप्त वक्र त्वरण समय वक्र होता है। फिर हम लोगों ने 2-3 स्थितियों के लिए वक्र खींचे हैं। जैसे मान लो कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है तो गति नहीं कर रही है, गति नहीं कर रही है तो वेग नहीं है, वेग नहीं है तो वेग में परिवर्तन नहीं होगा, वेग में परिवर्तन नहीं है तो त्वरण नहीं होगा, यानी त्वरण शून्य होगा। तब हम उसको कैसे दिखाएंगे, समय अक्ष पर ही एक संपाती रेखा होगी समय, क्योंकि अगर हम ऊपर कहीं खींचेंगे तब तो वो त्वरण के कुछ निश्चित मान को व्यक्त करेगी। यानी आप चाहे जिस समय पर देखें त्वरण का मान शून्य है, तो चाहे वस्तु स्थिर अवस्था में हो या नियत वेग से गति कर रही हो, इन दोनों स्थितियों में जो हमारा त्वरण समय वक्र होगा वह समय वाली अक्ष के अनुदिश ही होगा, उसी पर होगा। क्यों, नियत वेग से अगर गति कर रही है तब। क्यों, जब वेग नियत है तो इसका मतलब त्वरण में वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, और वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो त्वरण नहीं है, यानी वेग में परिवर्तन शून्य तो त्वरण शून्य, त्वरण शून्य तो हमको त्वरण शून्य दर्शाना है ना। ऊपर कहीं दिखाएंगे तो फिर त्वरण का वो कुछ मान बताएगा। तो एक बात तो ये कि वस्तु स्थिर अवस्था में हो या नियत वेग से गति कर रही हो, दोनों स्थितियों में त्वरण शून्य होगा। तब हमारा त्वरण समय वक्र के अनुदिश एक सरल रेखा होगी, उसके संपाती होगी। फिर अगर वस्तु एक नियत त्वरण से गति कर रही हो, नियत त्वरण से गति कर रही है तो समय अक्ष और त्वरण अक्ष में आप एक ऐसे सरल रेखा खींचेंगे जो समय अक्ष के समांतर होगी कि चाहे आप इस टाइम पे देखिए चाहे इस टाइम पे देखिए, त्वरण का मान हरदम एक समान है। और मान लो त्वरण का मान अगर लगातार बढ़ रहा हो, त्वरण का मान लगातार बढ़ रहा है तो इस तरह से सरल रेखा प्राप्त होगी कुछ कोण बनाते हुए। और वैसे तो जैसे हम लोग स्थित समय वक्र में कहते थे कि उसका ढाल वेग को व्यक्त करता है, वेग समय वक्र में कहते थे कि उसका ढाल त्वरण को व्यक्त करता है, यानी उस राशि में एक बार समय से फिर भाग दे दो। पर त्वरण बटे समय आमतौर पे ऐसी कोई सुपरिभाषित राशि नहीं है। हाँ, कुछ जगह हम लोग कभी कभी जर्क उसको कह लेते हैं, तो सुनने के लिए नाम हम लोग एक बार चाहे लिख लेते हैं कि इस वक्र का ढाल यानी डेल्टा ए बटे डेल्टा टी जर्क को व्यक्त करेगा, पर आमतौर पे इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती नहीं है। ये राशि अभी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है नहीं, इस पर हम बहुत बात नहीं करते हैं। हम आमतौर पे नियत त्वरण से गतिमान वस्तु तक ही बात करेंगे। हम लोगों को जो एक सरल रेखा में गति की बात करनी है कि या तो नियत वेग या नियत त्वरण या स्थिर, तो मुख्य रूप से वही 3 देखने हैं। तो इसलिए लिख भले लिए हैं कि इस तरह के ग्राफ का ढाल जर्क को व्यक्त करेगा, पर उसकी बहुत आवश्यकता नहीं है। बस ये आप जाने रहो कि अगर कभी इस तरह का ढाल प्राप्त हुआ तो वो क्रमशः बढ़ते हुए त्वरण को व्यक्त करेगा, और इसी में हाँ अगर इस तरह वक्र टाइप में हुआ तो भी वो भी बढ़ते हुए त्वरण को व्यक्त करेगा। एक और विशेष बात थी नोट में, सवाल में कभी कभी हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है शॉर्टकट में, अगर हम लोग विस्थापन और समय के बीच में वक्र खींचें तो इस स्थिति में अगर हमारा कुछ इस टाइप का ग्राफ आ रहा है कि समझ लो जैसे कटोरा जैसा है, कॉनकेव धंसा वाली सतह अगर ऊपर की ओर को है तो वो धनात्मक त्वरण को व्यक्त करेगा, या आप कह लो कि यहाँ पर त्वरण का मान धनात्मक है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव,
और यहाँ पर क्या है, एक्सीलरेशन निगेटिव। कब? अगर यही कटोरा उल्टा हो गया। ये अवतल वाली सतह अगर ऊपर की ओर है तो धनात्मक त्वरण को व्यक्त करेगा, ये नीचे की ओर है तो ऋणात्मक त्वरण को व्यक्त करेगा। अब जरूरी नहीं कि इतना पूरा रहे, इसका एक हिस्सा भी रहे। मान लो कहें अच्छा ऐसे आप बताइए एक्स टी ग्राफ है, ये क्या व्यक्त कर, इसमें त्वरण क्या होगा, तो आप सीधे से इससे आप देख लो कि अच्छा इसमें कटोरा हमारा ऊपर की ओर खुला है तो धनात्मक त्वरण। इसी में अगर हम इस तरह का ग्राफ कहते तो नीचे की ओर है तो ऋणात्मक त्वरण। तो ये एक शॉर्टकट है, सवाल में कई बार हम लोग इसका उपयोग करेंगे कि समय और विस्थापन के वक्र में अगर आप देखो कि इस तरह की आकृति मिल रही है जिसका ढाल नियत नहीं है, मतलब कॉनकेव सतह या कटोरे टाइप की आप कह लो, और कटोरे का खुला मुंह अगर ऊपर की ओर है तो धनात्मक त्वरण, और अगर उल्टा कटोरा आंधा हुआ कटोरा है नीचे की ओर मुंह तो ऋणात्मक त्वरण यानी मंदन को व्यक्त करेगा। अब इसके बाद हम लोग वेग समय वक्र पर कुछ प्रश्न हल करते हैं, जो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है। एनसीईआरटी का एक प्रश्न है, ग्राफ पर आधारित है। ध्यान से एक बार पहले प्रश्न देख लेते हैं। चित्र में किसी नियत दिशा के अनुदिश चल रहे कण का चाल समय ग्राफ दिखाया गया है। इसमें 3 समान समयांतराल दिखाए गए हैं। किस अंतराल में औसत त्वरण का परिमाण अधिकतम होगा, किस अंतराल में औसत चाल अधिकतम होगी। धनात्मक दिशा को गति की स्थिर दिशा चुनते हुए तीनों अंतरालों में स्मॉल v यानी वेग तथा स्मॉल a यानी त्वरण के चिन्ह बताइए, और ए, बी, सी व डी बिंदुओं पर त्वरण के मान क्या होंगे। कई प्रश्न इसमें शामिल हैं, पर हल कुछ नहीं करना है क्योंकि आंकिक मान कोई नहीं दिए हैं, ग्राफ दिया हुआ है। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ते हुए ग्राफ ध्यान से देखते हुए चलते हैं। और हाँ, एक तरह से कह लीजिए आप लोगों से रिक्वेस्ट ही है कि जब आपके लिए हम इतना करते हैं कि समय बचे और कम समय में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकें, इसके लिए हम पहले बोर्ड पर हल कर लेते हैं, बाद में केवल समझाने भर के लिए। ज़्यादातर प्रश्नों में ऐसा होता है कि केवल समझाने के लिए हम आपसे बात करते हैं, शेष लिखा रहता है, तो जो काम हम 10 मिनट में कर सकते थे वो आपके लिए वीडियो में 4-5 मिनट में हो जाता है। तो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा मन लगा के पढ़ाई लिखाई करते रहिए, नोट्स वगैरह बना लीजिए। और कुछ दिन बाद जब स्कूल खुलेगा, अभी कई लोग जो स्कूल का पूछ रहे थे उसके बारे में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश अभी नहीं है। अभी जुलाई में शुरुआत में स्कूल खुलेगा भी तो हम लोगों को भले जाना रहे, अभी आप लोगों को नहीं आना रहेगा पढ़ाई के लिहाज से। क्लासेज चलने के लिए अभी कोई निर्देश नहीं है। और अभी फ़िलहाल एडमिशन संबंधी कार्य या प्रशासनिक कार्य, बाकी अगर आपको कुछ पूछना है, आपकी कोई समस्या है तो आ सकते हो विद्यालय, पर अभी फ़िलहाल क्लास नियमित चलने के लिए कोई निर्देश नहीं है। जैसा कुछ होगा बताएंगे आपको। तो अभी नोट्स वगैरह बनाते रहिए और विद्यालय जब आइएगा तो नोट्स एक बार चेक करा लीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर लगेगा कि हाँ आप मेहनत कर रहे हो अपने आप से। और कोविड के नाते जो मजबूरी है, हम लोगों को इसी मोड में अपना जारी रखना रहेगा पढ़ाई, तो तरीका बदलना पड़ेगा पढ़ाई लिखाई का। पहले जैसे क्लास में हम लोग ऑफलाइन मोड में पढ़ लेते थे, अब इस तरह हमें वैकल्पिक सहारे लेने पड़ेंगे। तो फिर आते हैं प्रश्न पर। बस केवल ये निवेदन था आपसे कि आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें, ध्यान दें, पढ़ते लिखते रहें। ये मत सोचें कि अभी 11th में एडमिशन की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है तो अभी मैं 11th की पढ़ाई नहीं शुरू करूँगा। तो समय का हम लोग उपयोग करें, समय बर्बाद नहीं करें। तो प्रश्न पर आते हैं, बिना हम भी समय बर्बाद न करें, प्रश्न पर आते हैं। किसी निश्चित दिशा, नियत दिशा के अनुदिश चल रहे कण का समय चाल ग्राफ दिखाया गया है। नियत दिशा में चलने का मतलब है ऋजुरेखीय गति है, एक सरल रेखा में गति कर रहा है। और ये ग्राफ किस में है? चाल और समय के बीच में ग्राफ है। यानी चाल को मान लो आप वेलोसिटी v से कह रहे हो, समय का मतलब स्मॉल t है। और निकालना क्या क्या है? अब सीधे पहले एक एक भाग पे आते हैं। किस अंतराल में औसत त्वरण का परिमाण अधिकतम होगा? हम लोगों को ये पता है कि जब हम वेग समय वक्र खींचते हैं तो उसमें किसी भी बिंदु पर जो ढाल होता है, उस किसी भी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है, मतलब वो समय अक्ष से जितना कोण बना रही होती है उसका टैन मान, थीटा कोण बना रही है तो टैन थीटा, ढाल व्यक्त करता है त्वरण को। और हमें पूछा गया है कि किस अंतराल में औसत त्वरण का परिमाण अधिकतम होगा। 3 अंतराल दिए हुए हैं, 1, 2, 3, और ये कहा गया है कि तीनों समान समयांतराल हैं, यानी डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3 बराबर हैं। हमें पहला प्रश्न बताना है कि औसत त्वरण किस में अधिकतम होगा। आप ध्यान से ग्राफ में देखो तो पहले तो VT वक्र में त्वरण, वक्र के ढाल, या आप कह लो कि एक स्थिति में V1 वेग है, दूसरे में V2 है। पहली बार T1 समय था जब V1 वेग था और T2 समय पर V2 वेग है, तो डेल्टा V बटे डेल्टा T या V2 माइनस V1 बटे T2 माइनस T1, जो कि वक्र का ढाल होगा, वो त्वरण के अनुक्रमानुपाती होगा।
और आप तीनों अंतरालों पे गौर करिए, यहाँ डेल्टा वी में बहुत थोड़ा परिवर्तन, यहाँ भी थोड़ा परिवर्तन, यहाँ थोड़ा ज़्यादा परिवर्तन है 2 वाले अंतराल में। चित्र में ध्यान से देखिएगा, तो चाहे आप कह लीजिए कि V1 और V2 के मान में ज़्यादा परिवर्तन है, हाँ ये सही है कि 1 और 3 में आपका समय आगे बढ़ा है तो ग्राफ ऐसे ऊपर को गया है, यहाँ भी और यहाँ नीचे आया है। अगर आप सरल रेखा की स्पर्श रेखा खींचो यहाँ इस छोटे अंतराल में, तो इसकी स्पर्श रेखा ऐसे आएगी न्यून कोण, इसकी भी स्पर्श रेखा ऐसे आएगी न्यून कोण, पर इसकी स्पर्श रेखा ऐसे जाएगी। ऐसे का मतलब है ये यहाँ से देखोगे तो अधिक कोण है, ये वाली ना। तो फिलहाल लेकिन हमें अभी औसत त्वरण का परिमाण अधिकतम बताना है, तो चूंकि यहाँ पर ढाल सबसे तेज है तो इसलिए दूसरे अंतराल 2 में औसत त्वरण का परिमाण अधिकतम होगा, ये एक भाग हुआ। फिर अगले में क्या था, किस अंतराल में औसत चाल अधिकतम होगी। ध्यान दीजिएगा, चाल तो सीधे हमारी y अक्ष के अनुदिश दी हुई है ना, इस अंतराल में चाल, इस अंतराल में चाल और इस अंतराल में चाल। मान लेते हैं अंतराल बहुत बड़े नहीं है, तो ये मत समझ लो पहले वाला V1 है, बाद वाला V2 है। इस पूरे अंतराल के दौरान औसत चाल हम V1 + V2/2 ले सकते हैं। तो ऐसे ही तीनों अंतरालों में इसके लिए V1 V2 के मान ये हैं, इसका V1 ये, V2 ये, इसका V1 ये, V2 ये। जाहिर सी बात है D के लिए V सबसे ऊपर गया है, तो इसका मतलब औसत चाल जब आप V1 + V2/2 से निकालोगे तो अंतराल 3 में अधिकतम होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ V1 और V2 दोनों शेष अंतरालों की तुलना में बहुत अधिक हैं। यहाँ पर जो हमारे V1 V2 थे, यहाँ जो V1 V2 हैं, ये उन सबसे ज़्यादा है, तो औसत चाल हमारी अधिकतम होगी अंतराल 3 में। फिर आते हैं आगे क्या निकालना है, धनात्मक दिशा को गति की स्थिर दिशा चुनते हुए तीनों अंतरालों में वेग और त्वरण के चिन्ह बताइए। हमें ये मानना है कि ठीक है, अभी ये 0 0 मान लो मूल बिंदु है, ऊपर की तरफ धनात्मक दिशा चाल की है, इधर ये समय की दिशा है। और आप गौर करिए पूरे यहाँ से यहाँ तक की यात्रा के दौरान चाल कभी नीचे आई नहीं है समय अक्ष के, तो इसका मतलब चाल या वेग जो भी आप कहो तो उसका ऋणात्मक मान कहीं है नहीं। तो इसका मतलब v का चिन्ह अगर कहो तो 1, 2 और 3 तीनों अंतरालों में v का मान धनात्मक होगा। और अब आते हैं त्वरण पे। त्वरण के लिए हम ये देखेंगे कि VT वक्र का ढाल वहाँ पर धनात्मक है कि ऋणात्मक है। अगर न्यून कोण बना रहा होगा समय अक्ष से तो धनात्मक है, और अधिक कोण बना रहा होगा तो ऋणात्मक है। अब पहले अंतराल में आप देखिए, यहाँ ग्राफ ऐसे है ना, यानी इसको ऐसे पीछे लाएंगे तो इस तरह से यहाँ पीछे जुड़ेगा, समय अक्ष से ये न्यून कोण बनाएगा। चाहे आप वहाँ से देख लो कि अंतराल 1 में VT वक्र का ढाल धनात्मक है, अतः त्वरण पहले अंतराल में त्वरण यानी A1 धनात्मक होगा। और चाहे आप ऐसे कह लो कि यहाँ जितना v का मान था, यहाँ v का मान उससे थोड़ा ज़्यादा हुआ है, बढ़ा है, तो इसका मतलब जब वेग बढ़ रहा है तो त्वरण धनात्मक है। इसी तरह से दूसरे अंतराल में देखो तो b, पहले तो ये वाली लाइन है ना, बाद में ये वाली है। पहले वेग ज़्यादा है, बाद में वेग कम है, तो वेग का मान घट रहा है। वेग घट रहा है यानी त्वरण ऋणात्मक है या मंदन है। और अगर ढाल के हिसाब से आप कहो तो इस वक्र की ढाल का मतलब है, यहाँ से आप ऐसे अगर खींचते तो ये आप ध्यान दो, ये अधिक कोण बन रहा है। क्यों? 90 अंश तो इतने पे होता, उससे ज़्यादा है। यहाँ क्या था, यहाँ हमारा ऐसे बन रहा है, न्यून कोण है। यहाँ कैसे बनेगा, यहाँ भी मिलाएंगे तो ऐसे बनेगा, ये भी न्यून कोण बनेगा। तो चाहे हम कहें कि VT वक्र का ढाल यहाँ पर ऋणात्मक है, इसलिए A2 का मान ऋणात्मक होगा। चाहे हम कहें कि वेग का मान घट रहा है, इसलिए हमारा त्वरण ऋणात्मक होगा, यानी मंदन त्वरण होगा। पहले ज़्यादा वेग था, बाद में वेग कम है। फिर तीसरे अंतराल में आते हैं। तीसरे अंतराल में भी VT वक्र का ढाल धनात्मक है, क्योंकि वो 90 अंश से कम कोण बना रहा है, स्पर्श रेखा वहाँ, तो इसलिए A3 धनात्मक है। फिर आते हैं ABCD, 4 बिंदुओं पर हमको त्वरण के मान बताने थे। आप ध्यान दो, A बिंदु यहाँ था, यहाँ स्पर्श रेखा खींचो, ये भी समांतर। B बिंदु यहाँ है, यहाँ स्पर्श रेखा, ये भी समय अक्ष के समांतर। C पर स्पर्श रेखा, ये भी समय अक्ष के समांतर। D पर स्पर्श रेखा, ये भी समय अक्ष के समांतर। तो ये चारों बिंदुओं पर स्पर्श रेखा समय अक्ष के समांतर है, यानी VT वक्र का ढाल शून्य है। ढाल शून्य है यानी त्वरण शून्य है। तो ये हमारा एक प्रश्न हुआ। वास्तव में इस एक प्रश्न में 3-4 प्रश्न शामिल थे, तो धैर्य के साथ आप प्रश्न पढ़िए। NCERT में कई बार रहता है, भाषा थोड़ा सा क्लिष्ट दिखेगी आपको, अंक के बजाय वहाँ पर शब्द ज़्यादा रहते हैं, कहानी ज़्यादा रहती है, लॉजिक रहता है, तर्क और बोध रहता है, आपको समझना रहता है। तो चलिए 3-4 प्रश्नों को शामिल करते हुए ये फिलहाल एक प्रश्न पूरा हुआ, और आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला एक छोटा सा प्रश्न है, यूपी बोर्ड परीक्षा में 2016 में आया था। एक वस्तु नियत त्वरण से गतिशील है,
इस वस्तु की गति का समय त्वरण, समय वेग व समय विस्थापन वक्र खींचिए। मान कुछ नहीं दिए हैं, आपको अप्रॉक्सीमेटली एक कर्व खींचना है, ग्राफ खींचना है। ध्यान ये रखना, गति के वर्णन के हम जितने भी ग्राफ खींचते हैं सब में हमारा समय रहता है x अक्ष के अनुदिश। तो एक क्रम से आते हैं। पहले मान लो हम समय, इधर समय ले रहे हैं, इधर हम त्वरण ले रहे हैं। ठीक, ये त्वरण हो गया और ये हमारा हो गया इधर समय। पहले में हम क्या कह रहे हैं, वस्तु नियत त्वरण से गतिशील है, तो त्वरण का मान नियत है, ये तो कहा नहीं गया है कि शून्य है। तो इसका ग्राफ अगर हम ऐसे खींच लें एक सरल रेखा, तो ये हमारे क्या है, चाहे आप जिस समय पर देखो त्वरण का मान नियत है, तो इस तरह का ग्राफ प्राप्त होगा। फिर आते हैं दूसरे वाले ग्राफ पे, समय वेग। इधर आप मान लो t यानी समय व्यक्त कर रहे हो और इधर की तरफ वेग यानी v व्यक्त कर रहे हो। ध्यान देना, वेग समय वक्र का ढाल त्वरण व्यक्त करता है। यानी अगर हम यहाँ एक ऐसी नियत सरल रेखा खींच लें तो इस वक्र की जिसका ढाल प्रत्येक स्थान पर समान हो, आप किसी भी अंतराल पे लो, चाहे आप ढाल के लिहाज से कहो, चाहे आप कहो, चाहे जहाँ से कोण आप देखो, यहाँ से अगर थीटा बना रहा, यहाँ बना रहा तो यहाँ बना रहा। ये फिलहाल नहीं बनाना था आपको, खाली ये सरल रेखा खींचनी थी, वो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि एक निश्चित सरल रेखा खींचोगे, हर जगह ढाल समान आएगी। इसका मतलब वेग समय वक्र का आपका इस तरह से आएगा ना, एक बार फिर से बता दें, ऐसे आएगा। ठीक, एक सरल रेखा समय से कुछ कोण बनाते हुए, और इधर मतलब t, इधर v। इसी तरह अब जब आप आओ अगले वाले पे, इधर आप समय ले रहे हो, इधर मान लो विस्थापन ले रहे हो x ना, ये इधर विस्थापन है। तो ये ग्राफ कैसे आएगा, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने अभी नोट में कहा था कि xt वक्र में अगर आपका जो कटोरा की तरह बनता है, ऊपर की तरफ उसका मुंह रहे, तो समझो वो धनात्मक त्वरण को व्यक्त करेगा। तो आप इसका इस तरह बना लो, कटोरे का एक हिस्सा, पूरा कटोरा नहीं बनाना है। यहाँ आप क्या है, आप ध्यान दो, किसी भी बिंदु पर आप खींचोगे, अलग से देख लेते हैं ग्राफ, तो आंसर तो ये रहेगा हमारा कि एक बार फिर से, जैसे मान लो यहाँ आप देखें तो यहाँ ढाल कितनी है, यहाँ किसी xt वक्र के किसी भी बिंदु पर ढाल वेग को व्यक्त करेगा। तो यहाँ वेग v1 हो गया। यहाँ आप निकालोगे तो यहाँ वेग, यहाँ देखो कोण बढ़ गया है ना, θ2 θ1 से, इसका मतलब ढाल बढ़ गया है। ढाल बढ़ जाने का मतलब है वेग बढ़ गया है, यानी v2 का मान v1 से बड़ा है, और वेग लगातार बढ़ रहा है तो इसका मतलब त्वरण है। तो हमारे तीन उत्तर, पहला त्वरण समय वक्र, दूसरा वेग समय वक्र, तीसरा विस्थापन समय वक्र। तो अच्छा, कभी कभी प्रश्न इस तरह आता है कि एक कोई ग्राफ दे दिया गया, जैसे मान लो वेग समय वक्र दे दिया गया, आपसे पूछ लिया गया कि इसका तुल्य समय विस्थापन वक्र खींचिए। तो वहाँ ठीक है, अपने हिसाब से सोच करके ये ध्यान रखते हुए कि किसी भी वक्र का, जैसे आप स्थित समय वक्र खींचते हो तो उसका ढाल वेग को व्यक्त करेगा, वेग समय वक्र का ढाल त्वरण को व्यक्त करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हम लोग सावधानीपूर्वक खींच सकते हैं ग्राफ। तो ठीक है, एक अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न और देखते हैं, यूपी बोर्ड परीक्षा में 2014 में आया था। एक ग्राफ दिया हुआ है, x अक्ष के अनुदिश गतिशील कण का समय वेग ग्राफ प्रदर्शित है, ज्ञात कीजिए। पहले तो त्वरण आपको निकालना है, और दूसरी बात 0 से 4 सेकंड तक चली गई दूरी। ग्राफ मालूम है, x अक्ष के अनुदिश चल रहा है, यानी एक सरल रेखा में गति कर रहा है। ग्राफ दिया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक का है, मान दिए हुए हैं। इधर हम ये समय ले रहे हैं और इधर वेग ले रहे हैं मीटर प्रति सेकंड में। ठीक, मान दिए हुए हैं। हमको त्वरण निकालना है। त्वरण का मतलब चूंकि एक सरल रेखा है तो प्रत्येक जगह पूरी गति के दौरान त्वरण का मान एक बराबर रहा होगा, समान रहा होगा। तो हल में इसके ये पहले भाग में क्या है, अभी हम अगर देखें औसत त्वरण, खैर वो तात्कालिक त्वरण के बराबर ही होगा, बराबर त्वरण ही होगा, क्योंकि सरल रेखा है तो प्रत्येक स्थान पर एक बराबर ढाल है। अभी हम कैसे निकाल सकते हैं, v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1 से निकाल सकते हैं। v2 मान लो जैसे यहाँ बाद में कितना है, या त्वरण a बराबर, मान लो त्वरण को a से व्यक्त कर रहे हैं, v2 कितना है 8 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी v2 माइनस v1, v1 कितना है, यहाँ 2 से शुरू हुआ है 2, तो 8 माइनस 2 ये हो मीटर प्रति सेकंड, डेल्टा भी हो गया। t2 माइनस t1, यहाँ जब पहुँचे थे तो समय कितना था 4 सेकंड, शुरू कहाँ से किए थे 0 सेकंड से। ठीक, तो ऊपर क्या हो गया 6 और नीचे क्या हो गया 4, मीटर प्रति सेकंड ऊपर है, 1 सेकंड और नीचे है, तो ये हो जाएगा मीटर अपान सेकंड स्क्वायर। यानी आपके त्वरण का औसत मान आया, इसको आप भाग दे दें तो 3/2 यानी 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपके पहले भाग का उत्तर हुआ। ठीक, फिर आते हैं दूसरे भाग पर।
दूसरा भाग क्या है? दूसरे भाग में हमको निकालना है दूरी। दूरी क्या होगी? ऐसा करते हैं, इसको ज़रा एक बार फिर से ग्राफ अलग से बना लेते हैं, हमें अभी ज़रूरत पड़ेगी इसकी। इस तरह है ग्राफ हमारे पास, ठीक। मान दिए हुए हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, समय एक यहाँ 0 है और यहाँ 4 है, ठीक। इधर हम लोगों ने t लिया था, इधर हम लोगों ने v लिया था। अभी अपने मतलब भर का हमें निकालना क्या है? अभी ये बिंदुओं के नाम दे लेते हैं। मान लो ये a है, ये b है, ये c है, और अब हमें निकालना है यहाँ से यहाँ के बीच का जो घिरा क्षेत्रफल होगा उसको निकालना है। हम ऐसा कर सकते हैं, अगर यहाँ से ऐसे लंब डाल दें, इसका भी नाम लिख लो। मान लो ये C है, ये D है, ये O है ही, ठीक। तो अब हमें निकालना क्या है? कुल तय की गई दूरी इस वक्र और समय अक्ष के बीच घिरे क्षेत्रफल के बराबर होगी ना। तो दूरी हमारी क्या हो जाएगी? दूरी होगी वक्र का मतलब जो कि यहाँ सरल रेखा है AB व समय T अक्ष के मध्य घिरा क्षेत्रफल। और ये कितना है इसकी गणना करनी है। ये घिरा क्षेत्रफल कितना है? ये हो जाएगा क्षेत्रफल कितने का? आप A से शुरू करो, A B, यहाँ से CD होते हुए फिर O और फिर A पर, इसका क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल को हम 2 हिस्से में निकाल सकते हैं, एक इस त्रिभुज के क्षेत्रफल और एक इस आयताकार पट्टी के क्षेत्रफल में। ये बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल, एक तो इसका क्षेत्रफल और प्लस इसका, इन दोनों को जोड़ लो तो ये हमारा हो जाएगा कुल एरिया ना। हमें इतना निकालना है। तो क्षेत्रफल त्रिभुज का कितना? ABCA, एक तो इस त्रिभुज का निकाल लो, प्लस क्षेत्रफल ये जो हमारा आयत बनेगा, ध्यान दीजिए ये जितना वो भी इतना, ये भुजा जितनी ये भुजा इतनी, तो क्षेत्रफल होगा ACDOA। इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ कर लेंगे। इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार यहाँ हमारा हो गया AC, ऊंचाई हो गई BC, ठीक, प्लस इसका क्षेत्रफल निकालें तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई चाहे AC का हो चाहे OD का हो, तो AC और चौड़ाई चाहे यहाँ CD का हो चाहे OA का हो, OA ही कह लेते हैं, वहाँ दिखेगी, वैसे यहाँ OD भी कह सकते थे, ठीक। अब मान रख देते हैं इनके। तो ध्यान रखना, ये जो क्षेत्रफल का परिमाण आएगा ये हमारा दूरी होगी। अतः मतलब हम 0 से 4 सेकंड कहे थे, यानी पूरा हमको यहाँ से लेना था, बीच में और कहीं से कहे होते। मान लो हम कहते हैं 2 सेकंड से दूरी, तो 2 सेकंड से कहते तो फिर यहाँ इतना आप निकालते, इतना वाला ना। तो अभी फिलहाल 0 से 4 सेकंड है तो पूरा, अतः 0 से 4 सेकंड तक में चली गई दूरी, मान लो आप उसको यक्स कह रहे हो, तो यक्स इस प्रकार होगी। अब मान रख देते हैं 1/2 AC, A से लेके C तक, मतलब C पर मान कितना है? 4 सेकंड, A पर मान कितना है? 0 सेकंड, तो इसका मान हो जाएगा 4 - 0 सेकंड, है ना। और BC कितना है? B पर कितना वेग है और C पर कितना वेग है? तो B पर वेग है हमारा 8 मीटर प्रति सेकंड और C पर यहाँ है 2। ये तो हो गया इस पहले वाले का। उसी तरह दूसरे का, चूंकि AC एक बार हम लोग निकाल चुके हैं, फिर भी एक बार लिख लेते हैं, प्लस AC यानी C पर कितना मान है और A पर कितना मान है, तो ये हमारा हो जाएगा 4 - 0 सेकंड और गुणा हो जाएगा OA से। O से A तक कितना है? तो A पर है 2 मीटर प्रति सेकंड और A पर है 2 मीटर प्रति सेकंड और O पर है 0, तो ये इतना मीटर पर सेकंड। ध्यान दीजिएगा, मीटर पर सेकंड और सेकंड जो गुणा कर रहे हैं जिन दो राशियों का, तो सेकंड और सेकंड कट जाएंगे, यानी लास्ट में जो हमारा उत्तर आएगा मीटर में आएगा, बराबर 1/2। अब यहाँ क्या बचा? 4, यहाँ क्या बचा? 6, प्लस यहाँ क्या बचा? 4 और यहाँ बचा है 2, ठीक। और मात्रक इसका क्या होगा? सॉरी, पूरे में नहीं होगा, ये इसका अलग है, 1/2 केवल इस वाले में है। और मात्रक दोनों का मिला के कह लो तो मीटर, सरल कर लेंगे। 4 × 6 24, 2 से भाग दिए 12, तो 12 और इसमें 4 दूनी 8 मीटर, यानी
यक्स बराबर आपका हो गया 20 मीटर। तो 0 से 4 सेकंड के दौरान आपकी चली गई दूरी 20 मीटर होगी। तो दो चीज़ें इस प्रश्न में निकालनी थी, एक त्वरण निकालना था तो सरल रेखा थी तो औसत त्वरण वही तात्कालिक त्वरण के बराबर हम डेल्टा वी बटे डेल्टा टी से निकाल लिए, मात्रकों का ध्यान रखे रहिएगा। दूसरा हमको चली गई दूरी निकालनी थी, दूरी के लिए हम देख लेंगे कि जो वी टी वक्र है और समय अक्ष टी अक्ष के बीच का घिरा क्षेत्रफल कितना है, अंतराल का हमें ध्यान रखना था। संयोग से यहाँ 0 से 4 सेकंड कहे थे यानी पूरे वक्र का कहे थे, अगर इसी में कुछ हिस्सा बताए होते कि 2 सेकंड से 4 सेकंड या 3 सेकंड से 4 सेकंड या केवल चौथे सेकंड में चली गई दूरी, तो चौथे सेकंड में चली गई दूरी का मतलब 3 सेकंड के बाद से चौथे सेकंड पूरा होने तक की। तो प्रश्न में ध्यान से देख लीजिएगा किस अंतराल की है और मात्रक का ध्यान रखते हुए, तो ठीक है ये प्रश्न पूरा। एक और लगाते हैं, एक प्रश्न और है, ये भी वीटी वक्र पर ही है और ये भी यूपी बोर्ड परीक्षा में 2014 में आया था। अभी आप ये मत सोचिएगा कि इसके पहले वाला भी हमने कहा 2014 में आया, ये भी 14 में आया। तो वास्तव में 4-5 सेट बनते हैं, कई सेट बनते हैं पेपर के, तो हो सकता है किसी और सेट में आया रहा हो। फिलहाल प्रश्न देखते हैं। चित्र में दर्शाए गए समय वेग ग्राफ से ज्ञात कीजिए। चित्र में एक ग्राफ दिखाया गया है, इधर हमने समय दिखाया है, इधर वेग दिखाया है। यहाँ ऊपर की तरफ धनात्मक वेग है, नीचे की तरफ ऋणात्मक वेग है। निकालना क्या क्या है, पहले तो ये निकालना है कि 0 से 10 सेकंड तक औसत त्वरण का मान क्या रहा होगा, और दूसरा निकालना है कि 40 सेकंड में चली गई दूरी कितना होगी और विस्थापन कितना होगा। तो तीन चीज़ें निकालनी है, एक तो 0 से 10 सेकंड के अंतराल में औसत त्वरण, दूसरा 40 सेकंड में का मतलब है 0 से 40 सेकंड तक, एक तो दूरी निकालना है, दूसरा विस्थापन निकालना है। ग्राफ ध्यान से देखते हैं, पहले तो त्वरण पे आते हैं, पहले भाग पे। अच्छा ऐसा करते हैं, ये प्रश्न में ग्राफ दिया हुआ था, उत्तर में हम पहले फिर इसी तरह का ग्राफ बना के नाम लिख लेते हैं तो हमें बताने में आसानी रहेगी कि कहाँ से कहाँ तक। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। मान लो हमने इस तरह से नामकरण कर लिया, अब बताने में आसानी रहेगी कि कहाँ से कहाँ तक का हम बात कर रहे हैं ना। तो पहले भाग में आते हैं, पहला क्या है, औसत त्वरण किस अंतराल में निकालना है। औसत त्वरण बराबर होता है डेल्टा वी बटे डेल्टा टी बराबर v2 माइनस वी1 बटे t2 माइनस t1। हमको निकालना है 0 से 10 सेकंड के दौरान ना। तो अभी यहाँ पर क्या है, 10 सेकंड पर v का मान कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड, और v1 कितना है 0 पर 0 टाइम पे 0 है, और उसी तरह से t2 टाइम बाद वाला समय कितना है 10 सेकंड है, और a पर समय कितना है 0 है। तो हमारा कितना आया त्वरण, यानी औसत त्वरण को अगर हम ए से कह रहे हैं या एवरेज ए एवरेज मान लो कह रहे हैं, तो ये हो गया ऊपर 2 मीटर प्रति सेकंड और नीचे बचा 10 सेकंड, यानी 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पहले भाग का उत्तर हुआ। इस अंतराल के दौरान औसत त्वरण, अंतराल अगर हम बदल देते तो त्वरण बदल सकता था। मान लो हम कहते ए से लेके सी तक 20 सेकंड में औसत त्वरण कितना है, तब आप क्या करते, v2 0, v1 0, वेग में परिवर्तन 0, त्वरण 0। तो अंतराल बदल देने पे जरूरी नहीं कि वही मान समान आता, क्यों, इधर वस्तु की त्वरित गति है, धनात्मक त्वरण है, वेग बढ़ रहा है लगातार। इधर बी से सी की ओर जब आप आ रहे हो तो ध्यान दीजिए समय अक्ष से अधिक कोण बन रहा है, तो ढाल जो भी होगा ऋणात्मक होगा, यानी वो मंदन को व्यक्त करेगा। तो फिलहाल अन्य स्थिति होती तब, अभी इस प्रश्न में ए से बी के बीच 10 सेकंड में औसत त्वरण निकालना था। ठीक, अब आते हैं दूसरे भाग पे, 40 सेकंड में चली गई दूरी व विस्थापन। दूरी और विस्थापन दोनों के लिए हमें करना यही है कि जो हमारा वीटी वक्र है उससे और समय अक्ष के बीच घिरे क्षेत्रफल की गणना करनी है। हाँ, दूरी वाले में हमें केवल परिमाण जोड़ लेना है और विस्थापन के लिए हमें उसके प्लस या माइनस चिन्ह का ध्यान रखना है। समय अक्ष के नीचे जितना हिस्सा आया है ऋणात्मक लिया जाएगा, समय अक्ष के ऊपर वाला जितना आया है वो क्षेत्रफल धनात्मक लिया जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो पहले दूसरे भाग के लिए एक तो हम ये कह सकते हैं कि वीटी वक्र और टी अक्ष यानी समय अक्ष के मध्य जो घिरा क्षेत्रफल होगा, घिरा क्षेत्रफल ये विस्थापन को व्यक्त करेगा, और क्षेत्रफल का अगर परिमाण कहो आप, मतलब अब आपको प्लस माइनस की चिंता नहीं करनी है, तो वो आपकी दूरी को व्यक्त करेगा। तो दो चीज़ें हैं। अब आते हैं, तो क्षेत्रफल को हम दो भागों में बांट सकते हैं, तो कुल मिला के अभी पहले हम लोग निकाल लेते हैं दोनों के अलग अलग क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल पहले वाले हिस्से में कितना है, ए बी सी और टी अक्ष के बीच में ना, ए बी सी व टी अक्ष के मध्य कितना है, मान लो इसको आप A1 कह रहे हो, तो ये त्रिभुज इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, सीधे मान रखते हैं। आधार का मतलब AC, C का मान 20, A का मान 0, तो AC का मान हो गया 20। ऊंचाई कितनी है, B पर 2 है और यहाँ पर 0 है, तो ये हो जाएगा 0, तो यानी 2 - 0 2 आया। सरल किए तो ये कितना आया, 20 मीटर। क्यों, ये सेकंड में था, ये मीटर पर बटे सेकंड में था, दोनों का गुणा करते तो इतना आता। और ध्यान रखना ये ऊपर की तरफ हिस्सा है तो धनात्मक होगा, है ना। इसी प्रकार अगर आप क्षेत्रफल निकालो जो यहाँ से सी डी ई और समय अक्ष के बीच में है, सी डी ई व समय अक्ष के मध्य, ध्यान रखना ये वाला ऋणात्मक लिया जाएगा। A2 अगर उसको आप कह रहे हो तो ये ऋणात्मक होगा क्योंकि नीचे की तरफ है। और कितना होगा, 1/2 आधार कितना, 40 - 20 ना, सेकंड में हो गया। और ऊंचाई कितनी, यहाँ तक है -2। अच्छा, हम माइनस यहाँ ना भी लिखते तो वैसे भी आप समझ सकते थे। डी कितना है, -2, और ये कितना है, 0, तो ये हो जाता हमारा 1/2, 40 - 20 हो गया 20, और ये हो गया -2 गुणा में, तो ये ऑलरेडी -20 मीटर आता क्षेत्रफल इसकी, है ना। अब दो चीज़ें, अगर आप सीधे क्षेत्रफल कहते हो यानी चिन्ह के साथ जोड़ते हो तो विस्थापन आएगा। विस्थापन क्या होगा, क्षेत्रफल A1 प्लस क्षेत्रफल A2 बराबर 20 मीटर प्लस -20 मीटर बराबर 0, तो विस्थापन 0 है। और दूरी अगर हमें निकालनी होती तो दूरी बराबर क्या है, परिमाण केवल क्षेत्रफल A1 का परिमाण कितना है प्लस क्षेत्रफल A2 का परिमाण कितना है। ध्यान रखना दूरी निकालते समय हमें केवल परिमाण से मतलब है उसके, तो ये 20 मीटर का परिमाण और इसका -20 मीटर का परिमाण। परिमाण में तो हम वैसे ऋणात्मक चिन्ह लेते नहीं हैं, तो सीधे हमारा हो गया 20 + 20 यानी 40 मीटर, ये हो जाएगी दूरी। तो ध्यान रखना दूरी और विस्थापन वाले अंतर का कि VT वक्र का ढाल, VT वक्र और समय अक्ष के बीच का घिरा क्षेत्रफल विस्थापन बताएगा। अगर आप चिन्ह का ध्यान रख रहे हो तो विस्थापन, और अगर चिन्ह का ध्यान नहीं रख रहे हो, केवल परिमाणों को जोड़ रहे हो तो दूरी। आज के लिए अभी फ़िलहाल इतना ही, और ठीक है, शेष आप लोग पढ़ते लिखते रहिए, अगला टॉपिक फिर बाद में। धन्यवाद।